बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह से बुलडोजर पार्टी बुलडोज करने में लगी हुई है, बी से बुलडोजर, बी से बीजेपी, बी से भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं का, लेकिन नीतीश कुमार चुप रहे, मौन समर्थन। उन्हें लगा मौनम सर्वार्थ साधनम, और इस मौन का फायदा उठाया गया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि सदा के लिए मौन कर दिया जाएगा। क्या उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है? नीतीश कुमार सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया है भाजपा ने? उन्हीं के जदयू के ही कुछ नेताओं को अपने पाले में मिलाकर नीतीश कुमार की शर्तों को क्यों नहीं माना जा रहा है? नीतीश कुमार भाजपा से अधिक सीटें चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कम सीटें दी गई और चिराग पासवान को तरजीह दी गई, उन्हें ज़्यादा सीट दे दी गई। जदयू कोटे से सीट काटकर ही। और इसी तरह जीतन राम मांझी नाराज हैं। कुशवाहा भी कह चुके हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए। एनडीए में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब एनडीए में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। जो कुछ हो रहा है तानाशाही हो रही है, मनमानी हो रही है। पहले तो एनडीए ने बिहार के 80 लाख लोगों के नाम कटवा लिए वोटर लिस्ट से और चुनाव की घोषणा करवा दी। चूँकि केंद्र में एनडीए की ही सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, इस डबल इंजन ने जिस तरह से बिहार की जनता पर कहर ढाया है। पहले मतदाता सूची में से 80 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। आबादी के हिसाब से, एडल्ट पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी आबादी है उससे 80 लाख कम वोटर इनकी वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं तमाम एसआईआर की प्रक्रिया के बाद। हालांकि अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल भी रहा है और अदालत में बार बार संवैधानिक संस्था होने की दुहाई देकर जिस तरह से चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ रहा है, अब सब कुछ सारा ठीक रहा, अदालत पर फूटेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सही से नहीं समाधान कर पाया, निपटा पाया, तो निश्चित है जो भी कुछ होगा इसके लिए भविष्य में सुप्रीम कोर्ट को भी बराबर का जिम्मेदार और भागीदार और जवाबदेह बिहार की जनता मानेगी। तो फिलहाल तो चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह से दो बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी तैयारी शुरू की है और जिस तरह से एनडीए में फूट और तमाम तरह के विरोध विवाद, हंगामे और कई सारे नेताओं के टिकट काटे जाने को लेकर जिस तरह से हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत कुछ उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बयानों को ही लेकर ही आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसे कुशवाहा ने कहा नथिंग इज वेल इन एनडीए। नीतीश कुमार कहीं सामने नहीं आ रहे हैं, न तो कहीं प्रचार करने, न कहीं किसी मीटिंग में। और जब घोषणा की गई सीटों की तो 101 सीटें भाजपा और जदयू दोनों को मिली, जबकि नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें भाजपा से अधिक सीटें मिले। ऐसा नहीं हुआ, निश्चित है उन्हें नकार दिया गया है। और जिस तरह से पहले भी अमित शाह ने बिहार में आकर कई बार कहा चुनावी भाषणों या अलग अलग सभाओं में कि अब नीतीश कुमार के दिन लग चुके हैं और इस बार हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे अगर
भाजपा को ज़्यादा सीटें आई तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, या जो भी होगा चुनाव के बाद किया जाएगा। जबकि इससे पहले के चुनाव में भी जब भाजपा और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो पहले से ही कहा गया था, बार बार कहा जाता था कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, बार बार कहा गया। लेकिन इस बार सबों ने मौन साध लिया है और सब इस बारे में पूरी तरह से संदेह बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने भी मौन धारण करके एक तरह से ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी रणनीति कब कैसे क्या किधर पलटी मारेंगे, इसको लेकर तमाम कयास लगाते रहो और जैसी स्थिति बनेगी वैसा किया जाएगा। लेकिन इधर जिस तरह से चर्चा चल रही है कि जदयू को कुछ पार्टी के नेताओं ने इस तरह से हाईजैक करके भाजपा की गोद में डाल दिया है और जदयू के उम्मीदवार के तौर पर भी भाजपा समर्थक लोगों को ही टिकट दिया जाने वाला है बहुत सारी सीटों पर। और अगर वे लोग चुनाव जीत कर आए, बाद में जदयू को तोड़कर नीतीश कुमार को साइड करके, और एक सबसे बड़ा दांव बताया जा रहा है, जैसा कि हालांकि ऐसा कोई मान नहीं रहा है पहले से, लेकिन सबसे बड़ा दांव इस बार का 3 साल पहले प्रशांत किशोर के तौर पर शायद एनडीए तो नहीं, भाजपा ने ही उन्हें प्रोजेक्ट किया हो, ऐसी बात भी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर भाजपा के प्रोजेक्टेड हैं, उन्हीं के फंडिंग से उन्हें प्रसारित कर रहे हैं। 3 साल से जनसुराज पार्टी का गठन किया और उसके बलबूते और पदयात्रा करके और अंततः वे भाजपा की गोद में ही जाएंगे। भाजपा की सरकार अगर बनने की स्थिति बनती है तो उसी ही समर्थन करेंगे। अगर उनके कुछ उम्मीदवार जीत भी गए, हालांकि वे पूरी तरह से ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत के साथ जनसुराज की सरकार बनाएंगे और सही लोगों, सही सोच के लोगों के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव में उतरे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका बनाई है, पृष्ठभूमि बनाई है, जैसे जैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे समाज के अच्छे लोग उनको टिकट देकर जनसुराज ने ये दिखाया है कि राजनीति में शुचिता अगर चाहे तो किसी भी समीकरण के साथ और उसी समीकरण के हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी जो संकल्प शक्ति और जिस तरह से जनसुराज आगे बढ़ता चला जा रहा है, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से स्पष्ट कर दिया है और 2 सूची वो जारी कर चुके हैं, कई सारे उम्मीदवार, दर्जनों उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं और सभी विद्वान और समाज के जाने माने लोग हैं और किन्हीं पर कोई आक्षेप नहीं, कोई आरोप नहीं। जबकि भाजपा के कई सारे नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए गए, लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं किया। इससे साफ हो गया, 20 से भ्रष्टाचार, 20 से भाजपा। और जिस तरह नीतीश कुमार को बुलडोज करना चाह रही है भाजपा, तो 20 से बुलडोजर, 20 से बीजेपी। और इनकी बुलडोजर पॉलिसी बिहार में कितनी कामयाब होती है, ये मतदाताओं के रुझान पर और उनके वोट पर निर्भर करेगा, रिजल्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो है, सभी दल असंतुष्ट हैं, एनडीए के घटक दल, और सभी एक दूसरे के वोट नहीं पाने या नहीं जुटा पाने के चलते इन्हें बहुत बड़ा नुकसान संभव है। और किसी में न तो कोई राजनीतिक शुचिता बची है, न किसी में कोई इस तरह का कोई भाव बचा है सच्चे और सही उम्मीदवारों की, सही लोगों। लेकिन इन्होंने तो भ्रष्ट और अपराध से जुड़े बहुत सारे लोगों को अपना मोहरा बनाया हुआ है
और बना रखा है और उन्हें ही टिकट मिलने वाला है, मिल रहा है। तो देखना ये होगा बिहार के लोगों को कि हम इस बार किस तरह का जनादेश चाहते हैं और जनादेश के साथ साथ किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। क्या हमें भ्रष्टाचार मंजूर है? क्या हमें अपराध के दलदल में ले जाने वाले लोग मंजूर हैं? क्या हम फिर जाति और पाति में ही अटके पड़े रहेंगे? क्या हमें धर्म का अफीम सुंघाकर बेहोश कर दिया जाएगा? और क्या हमारी समस्याओं पर कोई बात कर रहा है? हमारी मूलभूत समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों पर कोई बात कर रहा है क्या? और अगर नहीं कर रहा है तो हमें किस पर विश्वास है, किस पर भरोसा करना चाहिए? ये बहुत बड़ा शतरंज का खेल है और इसमें आम नागरिकों की परीक्षा है। बिहार के 7.25 करोड़ वोटरों की परीक्षा है। देखना है उन्हें क्या संदेश देते हैं, उनके जनादेश से क्या संदेश निकलता है इस बार। और अगर पूरी स्पष्टता से और दृढ़ता से पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार, गरीबी और तमाम समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र के जरिए या प्रचार माध्यम के जरिए चुनाव प्रचार के दौरान इन सभी बातों पर चर्चा नहीं की तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन लोगों के रहते कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, किसी का भी कोई भला होने वाला नहीं है। और इसलिए ऐसी व्यवस्था को बदलनी ही पड़ेगी, बदलना ही होगा, बदलाव लाना ही होगा, चाहे जिस रूप में, चाहे जिस तरह से, चाहे जिस गठबंधन के चल, और जिन सच्चे लोगों को जिताएं, जैसे भी लोगों को जिताएं, सही और सच्चे उम्मीदवारों को जिताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बिहार के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि इस बार आपकी भी परीक्षा है। आपकी समस्याओं पर कोई बात करता है या कोई काम करता अगर नज़र आता है तब तो ठीक है, वरना अपने वोट से ऐसे संदेश दीजिए जिससे तमाम हुक्मरानों के और इन तानाशाहों के और ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले नेताओं के छक्के छूट जाएं, उनके दांत खट्टे कर दिए जाएं, उन्हें इस तरह से धराशायी किया जाए कि पूंजी के प्रवाह और धनबल और बाहुबल के झांसे में आकर और दबाव में आकर किसी तरह से भी जनादेश को, मतदाताओं को हैंडल नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से संदेश दिया जाए, इस तरह से वोटिंग की जाए कि अगर ये वोट चोरी करने का भी प्रयास करें या करें तब भी इन्हें सफलता हासिल ना हो सके। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं अपीलों के साथ और तमाम शुभकामनाओं के साथ बिहार के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ। वोट अवश्य करें, अपने मुद्दों पर वोट करें, अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के लिए और अपने राज्य की समृद्धि और गरीबी से निवारण, पलायन की समस्या, भ्रष्टाचार दूर करना और तमाम जो चीज़ें जो आपके दैनंदिन और सामाजिक जीवन में घटती हैं उन पर जो एक्शन होता है, नहीं होता है, इन सभी बातों को लेकर ही आपको सोच बनानी चाहिए। आपको ऐसे ही लोगों को जिताना चाहिए जो इन सबों पर को लेकर गंभीर हों, संवेदनशील हों। पूंजीपति और हेलीकॉप्टर मारकर लोगों को दूर करें, कैसे दूर करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि वे आपके ही पैसे पर तमाम अय्याशियाँ कर रहे हैं और आपके बच्चों पर लाठियाँ भांज रहे हैं, आपके बच्चों पर गोलियां चलवा रहे हैं, आपके बच्चों पर को देश भर में जहाँ तहाँ मजदूरी करने पर विवश करते हैं, बिलवलाते फिरते हैं लोग। बिहार के तमाम युवा आपको देश भर के किसी भी प्रदेश में
इसी तरह भटकते और परेशान नज़र आते हैं। और इन सबों की जिम्मेदारी उनके गार्जियंस, उनके माता पिता बिहार में जो वोट करते हैं, जो बार बार सरकारें चुनते हैं, वो किस मंशा से और किस मुद्दे को लेकर तय करते हैं, इन सबों पर निर्भर करता है। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्या हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। क्या हमें किसी बड़े और अमीर आदमी के पिछलग्गू बने रहने में ही भलाई है। ये तमाम बातें और तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो झेल रहे हैं, जिस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से आपके बच्चों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है, देश भर में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम पड़ा हुआ है और यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, लोग कटोरा लेकर सरकारी अनाज के लिए कतार में लगे रहते हैं। और तमाम समस्याओं के बावजूद कहीं कोई सुधार की गुंजाइश नज़र नहीं आती, कहीं कोई रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ये लोग तमाम एक दो मुखौटों का आगे कर लेते हैं कि देखिए इनके पीछे कोई नहीं है, ये कोई लूटमार नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन उनको आगे करके लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग इनके जिस तरह से लूटमार की स्थिति बना कर रखी है, जिस तरह से भ्रष्ट व्यवस्था हो गई है और व्यवस्था को भ्रष्टाचार के दलदल में झोंक कर राजनेता भी अपनी राजनीति साधने और लूट मचाने में लगे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे सही किया जाए और उसके लिए कैसे वोट का एक जरिया, जो वोट का एक हथियार जो मिला है, उसके जरिए किस तरह से इन सभी तमाम मकरजाल को इस तरह से ध्वस्त कर देने का है ताकि ये कभी जम न पाए, पनप न पाएँ, जड़ें न जमा सकें। और इन्हें सब दूर करने के लिए तमाम से वोट का हथियार उठाइए और इन तमाम मकरजाल को छिन्न भिन्न कर दीजिए। नीड़ न दो चाहे ठानी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर आपके पास वोट का अधिकार है तो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और अपने भविष्य और वर्तमान और जो उम्मीदवार हैं, जिस गठबंधन से, जिस दल से, जिस कुनबे से आ रहे हैं, उन तमाम दलों के पुराने इतिहास को देखें और उनकी कार्यशैली को देखें, किस तरह से वे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से सरकार का दमन चक्र चल रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, कैसे दमन किया जाता है, लाठियाँ चलाई जाती हैं, गोलियाँ चलाई जाती हैं लोगों पर, और किस तरह से आपकी ज़मीन को निजी कंपनियों को 1 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। जहाँ ज़मीन के भाव करोड़ों में चले गए हैं, आपकी ज़मीन 1 रुपये एकड़ के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जा रही है। और ये सिर्फ बिहार के किसी एक ज़िले में नहीं, बहुत सारे ज़िलों में। वारसलीगंज के चीनी फैक्ट्री अंबानी को, भागलपुर में अंबानी को बहुत सारा ज़मीन, और कई जगहों पर। और उसके अलावा बिजली कंपनियां भी अब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाली हैं। उनकी वसूली स्मार्टफोन से, स्मार्ट बिजली मीटर से जो वसूली की जाएगी वो भी कंपनियां करेंगी। सब कुछ निजी हाथों में सौंप कर ये लोग निश्चिंत होकर गुलछर्रे उड़ाना चाहते हैं। ऐसे तमाम अय्याश और भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने का वक्त है। भ्रष्टाचार मिटाने से ही आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। काला धन तो नहीं आया, लेकिन ये भ्रष्टाचार का धन अगर रुक जाए, उस तरफ पैसे जाना, उस तरफ धन का प्रवाह रुक जाए, तो निश्चित है देश भर में समृद्धि आ जाएगी। आपके यहाँ 15 लाख या 15-15 करोड़ रुपये एक एक खाते में आ सकते हैं अगर ये भ्रष्टाचार का धन, जिस तरह से देश भर में ही लोग लूटपाट कर मचाए हुए हैं, सिस्टम से जुड़े लोग और राजनीति से जुड़े लोग, सिर्फ इन्हें ही रोक दिया जाए तो आपके खाते में 15-15 करोड़ एक एक खाते में आ सकती है। इतनी संपत्ति, इतनी संपदा, इतनी समृद्धि देश में है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था
और 150 करोड़ की आबादी। कैलकुलेट कर लीजिए 15 लाख आएंगे कि 15 करोड़ आएंगे, या सिर्फ 10-5 हज़ार रुपये। तो सारे आंकड़े स्पष्ट हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। इसलिए ऐसे में मौन नहीं, घनघोर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूर्ण मनोबल के साथ जुट जाने की ज़रूरत है। जहाँ मिले जैसे मिले भ्रष्ट तत्वों को, आतंकित करने वाले तत्वों को उखाड़ फेंकें, सारा कचरा साफ करें, भ्रष्टाचार का सारा कचरा साफ करें। और तमाम जो जाति पंथ में आपको उलझाकर जिस तरह से वोट ऐंठने की साजिश की जाती है, उनको ऐसा सबक सिखाएं कि आगे से वे कभी बात न करें कि जाति पूछकर गोली मारी की धर्म पूछकर गोली मारी। ऐसी बातें करने से पहले 100 जन्म तक सोचें। इस तरह से आपको दंडित करना होगा, उन लोगों को दायरे में लगना होगा, उस तरह के लोगों को, इस तरह की बातें करने वाले, जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, जो नफ़रत की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं बात बात पर। असली वजह कुछ ही है और ये लोग तमाम इधर उधर की बातें करके आपको बरगला कर, आपसे वोट ऐंठ कर मौज से 5 साल काटने के लिए। और इसीलिए एक देश एक चुनाव, एक देश एक नेता, एक देश एक पार्टी, तमाम तरह की बातें करके आपको इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। और फिर कभी वोटबंदी के नाम पर आपको कतार में खड़ा कर दिया जाएगा 2-3 महीने कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओ। कभी नोटबंदी करके आपके नोटों का अपहरण कर लिया जाएगा और फिर वो नोट हड़प कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहाँ गए 2000 के नोट? नोटबंदी करके 2000 के नोट छापे गए थे, क्यों नहीं मेरा मार्केट में कहीं दिख रहा है, किसी के खजाने में दिख रहा है? 2-5 साल में ही इतने नोट्स का क्या हुआ? और इस तरह से वे कैसे अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर तरीके से ये लोग शासन कर रहे हैं और चला रहे हैं और लूट मार किए हुए हैं। आपके धन का अपहरण करके आपको कंगाल किए जा रहे हैं, आपसे उसी तरह से बर्बरता से पेश आ जाया जा रहा है। आपके बच्चों पर गोलियां उसी तरह से चलाई जा रही हैं, लाठियां उसी तरह से बेत से लाल किया जा रहा है सबों का। और संगठित तौर पर जिस तरह से गिरोहबंदी के साथ तांडव चलाया जा रहा है, मौत का तांडव चल रहा है, लूट का तांडव चल रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, खुला खेल चल रहा है, नंगा खेल नाच चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखकर मौन रहने नहीं, उबल जाने की ज़रूरत है, उबलते रहने की ज़रूरत है। और इसी उबाल से, इसी उभार से आपकी समृद्धि का रास्ता निकलेगा। इन्हीं बातों के साथ वोट अवश्य कीजिए और सही लोगों को, सही मानसिकता के लोगों को चुनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।